नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स के माध्यम से टेट सक्सेस जो ऐप्स है उसके माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पेडागोजी का हमारा, सीखने के नियम के प्रतिपादक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने के नियम के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है कि कौन है। फ्रायड है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है या फिर एडलर है। तो याद रखिएगा जो सीखने के नियम के प्रतिपादक होंगे वो थॉर्नडाइक होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प है हमारा सही होगा। चलिए स्मृति का अभिप्राय, यहाँ पर आपको स्मृति का अभिप्राय बताना है। किससे है? स्मरण से ही, पुनः प्राप्ति से ही, दोनों से ही या फिर विस्मरण से ही। यहाँ पर देखिए स्मृति का अभिप्राय पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर स्मरण होगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, किसने कहा कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है? यहाँ पर आपको बताना है ये किसके द्वारा कहा गया, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है? गोडार्ड के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा? तो याद रखिएगा ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गई बात है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिए अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का विकास के बारे में पूछा गया है कि ये सर्वप्रथम किसने किया था? बीनेन ने, थ्रस्टन ने, गटमेन ने या फिर लिकर्ड ने? तो याद रखिएगा अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का जो विकास किया था सर्वप्रथम वो थ्रस्टन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? यहाँ पर देखिए जो क्लासिकल स्थिति है इसके प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। कौन थे? स्किनर थे, पावलाव थे, वाटसन थे या फिर थॉर्नडाइक थे? तो याद रखिएगा हमेशा ये पावलाव थे। क्लासिक स्थिति का जो प्रतिपादक किया था, प्रतिपादन किया था वो पावलाव द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अभिक्षमता मापन की योग निर्धारण विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। चौथे प्रश्न में मैंने आपसे जिक्र किया था कि अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का जो विकास किया था सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर देखिए योग निर्धारण विधि के बारे में पूछा गया है और चौथे प्रश्न में मुख्य तुलना विधि के बारे में पूछा गया था। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आप यहाँ पर यदि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। कौन सा प्रश्न नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, किस प्रश्न में पूछा गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद आपको आंसर देना है। चाहे उसका आंसर आपको आता हो, पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है। ये बीने के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा, लिकर्ड के द्वारा या फिर गटमेन के द्वारा? तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का जो विकास किया था सर्वप्रथम वो थ्रस्टन द्वारा किया गया था और यहाँ पर जो योग निर्धारण विधि का जो विकास किया था सर्वप्रथम वो लिकर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिकर्ड के द्वारा। यहाँ पर देखिए मुख्य तुलना विधि के बारे में पूछे तो थ्रस्टन राइट आंसर आएगा और योग निर्धारण विधि के बारे में पूछे तो लिकर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। रॉबिन्स के द्वारा, जोन्स के द्वारा, रूथ स्ट्रांग द्वारा या फिर कार्ल रोजर्स द्वारा? तो याद रखिएगा जो यहाँ कथन दिया गया था ये रूथ स्ट्रांग द्वारा दिया गया था कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए आठवां प्रश्न है, अभिक्षमता मापन की क्रमबद्ध अंतर विधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? यहाँ पर देखिए 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, 2 तरह के मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध अंतर विधि के बारे में पूछा गया है कि इसका जो सर्वप्रथम विकास किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर थ्रस्टन था
छठे का जो आंसर था दोस्तों वो लिकर्ट था। और यहाँ पर 8वें प्रश्न का आपको आंसर बताना है क्या होगा। अभिक्षमता मापन की क्रमबद्ध अंतर विधि का सर्वप्रथम विकास किसके द्वारा किया गया था? लिकर्ट के, थ्रस्टन के, गटमेन के या फिर सेफिर के? तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रमबद्ध अंतर विधि के बारे में पूछे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेफिर। अभिक्षमता मापन की क्रमबद्ध अंतर विधि का जो सर्वप्रथम विकास किया था वो सेफिर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। चलिए 9वां प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यहाँ परिभाषा किसकी? यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? विली एवं एंडू के द्वारा दी गई है, रूट स्ट्रेंग के द्वारा दी गई है, रॉबिन्स के द्वारा दी गई है या फिर कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा जो यहाँ परिभाषा दी गई है वो विली और एंड्रू के द्वारा दी गई है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक मनोचिकित्सक को ना तो कुछ बेचना होता है और ना ही विहितीकरण करना होता है, यहाँ कथन किसका? यहाँ पर आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि यहाँ कथन किसका है। ए बी व्यास का है, रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट का है या फिर बर्नार्ड का है या फिर कार्ल रोजर्स का है? तो याद रखिएगा यहाँ जो कथन है ये रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट का कथन है कि एक मनोचिकित्सक को ना तो कुछ बेचना होता है और ना ही विनितीकरण करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है या फिर उपरोक्त सभी में होता है? तो याद रखिएगा जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी प्रभावी होता है और अनुशासन में भी प्रभावी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए 12वां प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर देखिए संवेगों की आपको उत्पत्ति बताना है किस प्रकार होती है। मूल प्रवृत्ति से होती है, गत्यात्मक क्रियाएं से होती है, पोषण से होती है या फिर इनमें से किसी से भी नहीं होती है? तो याद रखिएगा जो संवेगों में उत्पत्ति होती है ये मूल प्रवृत्ति से होती है। किससे होती है? मूल प्रवृत्तियां से संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए 13वां प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है, यहाँ पर आपको निर्देशन का अर्थ बताना है क्या होता है। क्षमता का विकास करना होता है, व्यक्तित्व का विकास करना होता है, संबंधों का प्रक्रम होता है या फिर विकास में सहायक प्रक्रम होता है? तो यहाँ पर निर्देशन का अर्थ पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा विकास में सहायक प्रक्रम होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने में वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सीखने के वहाँ कारक आपको बताना है जो सीखने को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। तो याद रखिएगा शिक्षार्थी को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर और उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये तीनों ही कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है, यहाँ पर आपको बताना है जो निर्देशन है ये किसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मानव की क्षमता के विकास के लिए भी आवश्यक है, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक है और व्यक्तित्व के निजी गुणों के विकास के लिए भी आवश्यक है निर्देशन की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो याद रखिएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब बात आती है कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है अध्यापन अधिगम परिस्थितियां और तीसरा होता है मूल्यांकन। ये 3 मुख्य अंग होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। शुरू में हमने निर्देशन का अर्थ जाना, फिर उसकी आवश्यकता जानी। अब आपको मुख्य उद्देश्य बताना है निर्देशन का क्या होगा। छात्र का शारीरिक विकास, छात्र का संवेगात्मक विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास या फिर छात्र का मानसिक विकास। यहाँ पर मानसिक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा जो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्र का सर्वांगीण विकास करना
होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन निम्नांकित में से किसका है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है कि सवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रास। तो याद रखिएगा यहाँ जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कि सवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सवेग की उत्पत्ति किससे होती। यहाँ पर सवेग की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है किससे होती, इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा, आंसर थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मूल प्रवृत्तियों से सवेग की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, मैकडूगल ने सवेग को कितने प्रकार में बांटा है। जहाँ तक मुझे लगता है सवेग के काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, तो आपको सवेग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। जैसे कि सवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सवेग शब्द को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोशन। अब इमोशन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये इमोवेयर शब्द से लिया गया है। इमोशन, EMOVERE, इमोवेयर शब्द से लिया गया है। अब जो इमोवेयर शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर देखिए 2 से 3 प्रश्न बन गए आपको। यहाँ पर सवेग शब्द को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं और इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द इमोवेयर से हुई है। और इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो याद रखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ उत्तेजित करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि डायरेक्टली पूछे कि सवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा सवेग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बुरा सवेग होता है और एक अच्छा सवेग होता है। बुरे सवेग में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय, ये सभी बुरे सवेग के अंतर्गत आते हैं। और अच्छे सवेग में प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया, ये सभी अच्छे सवेग के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है जो मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैकडूगल ने कितने प्रकार बताए हैं, गेट्स ने कितने प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि मैकडूगल ने सवेग को कितने प्रकार में बांटा है। तो याद रखिएगा इन्होंने 14 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में, 14 प्रकार में। कौन कौन से, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद, संरचनात्मक भावना, स्वामित्व की भावना, एकांकीपन, कामुकता, श्रेष्ठता की भावना, आत्महीनता, भूख और आमोद, ये 14 प्रकारों में बांटा है सवेग को मैकडूगल ने, जो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ एक और पूछा जाता है कि गेट्स ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में सवेग को कितने भागों में बांटा है। तो याद रखिएगा 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में। मैकडूगल ने 14 में बांटा है और गेट्स ने 5 भागों में बांटा है। कौन सी पुस्तक में, अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में। कौन कौन से 5 सवेग है, क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता, ये 5 भागों में बांटा है सवेग को गेट्स ने। तो थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी सवेग के बारे में बता दी है, तो इसको आपको याद में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ये किसके द्वारा दिया गया, बंडूरा और वाल्टन के, डालर्ड और मिलर के, कार्ल रोजर्स के या फिर यूंग के। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बंडूरा और वाल्टर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व। यहाँ पर देखिए परामर्श के तत्व पूछा गया है किसके अनुसार, आर्बकल के अनुसार कितने परामर्श तत्व होते हैं। आर्बकल के अनुसार 2, 5, 3 या फिर 4। तो याद रखिएगा आर्बकल के अनुसार परामर्श के 3 तत्व होते हैं। कितने, 3 होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न रहते हैं। दूसरा होता है परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाता है। और तीसरा तत्व है कि परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य है। ये सभी जो 3 तत्व बताए हैं ये आर्कबल के अनुसार दिए गए हैं। और यदि यहाँ पर पूछे कि कोटल के अनुसार कितने तत्व बताए हैं परामर्श के, तो इन्होंने 5 तत्व बताए। कितने, यदि विलियम कोटल के बारे में पूछे कि इन्होंने परामर्श के कितने तत्व बताए हैं, तो इन्होंने 5 बताए हैं। आर्कबल के अनुसार पूछे तो इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से तत्व बताए हैं, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला
होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासात्मक के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपको सभी को पता है कि इन्होंने 4 चरण बताए हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में, और चारों चरण आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों चरण किसने बताए हैं? पियाजे ने बताए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा चरण है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वहाँ जो चरण होगा दोस्तों वो संवेदी प्रेरक चरण होगा। इसमें जो बच्चा है ये वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ अवस्था अंतिम अवस्था है, चौथी अवस्था है, जो कि 18 से आगे तक की अवस्था या फिर 24 तक की अवस्था होती है। और इसमें बच्चा प्रत्यक्ष वस्तु के साथ साथ अप्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में भी विचार करने लगता है। किसमें? संवेदी प्रेरक चरण में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए 24वां प्रश्न है, स्नेह किस प्रकार का संवेग है। यहाँ पर जो स्नेह है ये किस प्रकार का संवेग है? धनात्मक है, नकारात्मक है, भावात्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्नेह क्या होगा? ये भावात्मक संवेग होगा। स्नेह भावात्मक प्रकार का एक संवेग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया? हेलगार्ड, मैकडूगल, नन या फिर वुडवर्थ। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है। यहाँ किसने कहा? यहाँ पर आपको बताना है जो है कथन है ये किसके द्वारा कहा गया? यंग के, हरलॉक के, वाटसन के या फिर ब्रिजेस के। तो याद रखिएगा यहाँ कथन वाटसन के द्वारा कहा गया कि संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेगों का विकास अभिभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है। यहाँ किसने कहा? यहाँ पर आपको यहाँ कथन बताना है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया कि संवेगों का जो विकास है वो अभिभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है? गोल्डनबर्ग के, ब्रिजेस के, वाटसन के या फिर गेसेल के। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिजेस के द्वारा कहा गया। ब्रिजेस के द्वारा कहा गया कि संवेगों का जो विकास होता है वो अभिभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है। ये किसका कहना है? ब्रिजेस का कहना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्बलन के सिद्धांत के सहायक नियम में से कौन सा सत्य? यहाँ पर देखिए सहायक नियम आपको बताना है पुनर्बलन के सिद्धांत के, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न है। यदि आप शिक्षक से संबंधित भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा, 99.9% लोगों को यह पता होगा कि पुनर्बलन के सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो कौन है। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कौन है। काफ़ी सरल है। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है सहायक नियम के बारे में, कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखिए पुनर्बलन के सिद्धांत के अंतर्गत तत्व प्रबलता का नियम भी आता है, रुचि प्रबलता का नियम भी आता है और साहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम भी आता है। यानी कि ये सहायक नियम है पुनर्बलन के सिद्धांत के। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा पुनर्बलन के सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो कौन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक क्यूज समझकर आपको आंसर देना है 28वें का। अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिद्धांत हैं उनको और किस अन्य नाम से जाना जाता है उस पर एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत लिए हैं तो उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? साधनात्मक अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध, दोनों के नाम से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसे साधनात्मक अनुबंध और क्रिया प्रसूत इन दोनों के नाम से जाना जाता है स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व। यहाँ पर देखिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आपको तत्व बताना है। कौन से हैं? अध्यापक हैं, शिक्षार्थी हैं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित अनुभव हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में सम्मिलित अनुभव। ये तीनों ही कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
संवेग परिपक्वता के परिणाम हैं, यहाँ किसने कहा है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ जो कथन है, यहाँ पर जो ये कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, गेसेल, वाटसन, कोहेन या फिर फ्रायड। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कथन कहा गया है ये गेसेल के द्वारा कहा गया है कि संवेग परिपक्वता के परिणाम है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है नामक जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, स्मिथ, बर्टन, बर्नार्ड या फिर सिप्सन। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है किसके द्वारा दी गई है यह परिभाषा। तो याद रखिएगा, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यह परिभाषा स्मिथ के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, स्मिथ के द्वारा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा। यहाँ पर देखिए, जन्मजात अभिप्रेरक आपको बताना है कौन सा होगा, निंद्रा, खेलना, प्रशंसा या फिर क्रोध। तो यहाँ पर साधारण सी बात है, निंद्रा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो निंद्रा यानी कि नींद में होता है, कभी नींद में होता है, कभी जागता है, कभी रोता है। तो ये सभी क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है। तो यहाँ पर खेलना वो बाद में सीखता है, प्रशंसा करना बाद में सीखता है और क्रोध करना भी वो बाद में सीखता है, जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। निंद्रा एक जन्मजात अभिप्रेरक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं, नया ज्ञान होता है, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना होता है, ज्ञान का प्रयोग करना होता है या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसमें नया ज्ञान भी होता है, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना भी होता है और ज्ञान का प्रयोग करना भी होता है सीखने की प्रक्रिया में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, मैकडूगल के, कर्ट लेविन के, फ्रायड के या फिर स्किनर के। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कथन कहा गया है वो मैकडूगल के द्वारा कहा गया है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है, काफ़ी सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है पर्सोना का अर्थ क्या होता है। लैटिन भाषा में व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत होता है, मुखौटा होता है या फिर अपूर्व होता है। तो यहाँ पर लैटिन भाषा में जो पर्सोना का अर्थ होता है वो मुखौटा होता है। क्या होता है, मुखौटा होता है पर्सोना का अर्थ लैटिन भाषा में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने जाना कौन सा जन्मजात प्रेरक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। यहाँ पर देखिए, भूख, प्यास और निंद्रा यानी कि नींद, ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो आदत है, आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा गया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी व्यवहार की प्राप्ति के लिए किसी प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। यहाँ कथन किसने दिया था, यहाँ पर आपको बताना है। जो यहाँ कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, हाइमन के, बर्टन के, भटनागर के या फिर गेने के। तो याद रखिएगा, यहाँ कथन भटनागर के द्वारा दिया गया कि शिक्षण या अधिगम या फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी व्यवहार की प्राप्ति के लिए किसी प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती। यहाँ कथन भटनागर के द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। वीडियो को पुश कर लेना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर 40 से 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसका गलत आंसर देंगे, क्योंकि प्रश्न ही कुछ इस प्रकार बताया गया है और चारों विकल्पों को कुछ इस प्रकार रखा गया है कि यहाँ पर 40 से 50% विद्यार्थी होंगे जो कि इसका गलत आंसर देंगे। यानी कि बी वाला विकल्प ज़्यादातर
विद्यार्थी चुनेंगे, लेकिन जो बी वाला विकल्प रहेगा वो इसका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा पुरस्कार देकर। यहाँ पर देखिए प्रेरित कर रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों को, तो केवल और केवल पुरस्कार देकर ही कर सकता है, ना कि सही मार्गदर्शन कराकर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। कमेंट्स के माध्यम से मत बोलिएगा ज़्यादा कि बी वाला इसका राइट आंसर होगा, बी वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर पहला वाला ही होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम की विशेषता यहाँ पर आपको बताना है, परिवर्तनशील है, सार्वभौमिक है, विवेकपूर्ण है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिगम की विशेषता के बारे में पूछा गया है, तो ये परिवर्तनशील भी है, सार्वभौमिक भी है और विवेकपूर्ण भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए, बच्चे सीखते हैं, कल्पना करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, रुचि से सीखते हैं या फिर सभी से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बच्चे सीखते हैं वो कल्पना करके भी सीखते हैं, अनुकरण करके भी सीखते हैं और रुचि से भी बच्चे सीखते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर भी ये सभी होगा। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था? काफ़ी सरल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने भूखे चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था? आप सभी को पता होगा कि ये किया था कोहलर ने। कोहलर ने एक भूखे चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए। कितने मुख्य तत्व बताए हैं? 4। याद रखिएगा, लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में मुख्य तत्व कितने बताए हैं? तो 4 बताए हैं। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर आपको बताना है जो टोटल 4 मुख्य तत्व बताए हैं लेविन ने, इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। अभिप्रेरणा है, उच्च शिक्षा है, जीवन विस्तार है या फिर अवरोध है। तो याद रखिएगा उच्च शिक्षा। जो 4 मुख्य तत्व बताए हैं लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में, उसमें उच्च शिक्षा का जिक्र नहीं है। अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध ये तीनों ही मुख्य तत्व हैं लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में बताए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील है, जीवन प्रयत्न है, सार्वभौमिक है या फिर ये सभी है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पर नवजात शिशु के लिए किया गया, बालकों के लिए, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए या फिर वृद्ध व्यक्तियों के लिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए यहाँ सिद्धांत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की वह शक्ति जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तर्कणा, स्मृति, समस्या समाधान या फिर विस्मृति? तो याद रखिएगा उसे स्मृति कहते हैं। मनुष्य की वह शक्ति जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है उसे स्मृति कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। यहाँ पर परिभाषा है, यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है इसके बारे में आपको बताना है। पावलोव के, एबिंगहास के, हिलगार्ड के या फिर स्किनर के? तो याद रखिएगा यहाँ परिभाषा हिलगार्ड के द्वारा दी गई है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग के बारे में बताना है। कौन सा है? शिक्षक है, छात्र है, शिक्षण विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छात्र। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सबसे अधिक मुख्य अंग होगा वो कौन होगा? छात्र होगा। चलिए, अच्छी स्मृति की पहचान यहाँ पर आपको करना है, शीघ्र स्मरण करना है, लंबे समय तक धारण करना है, शीघ्र पुनः स्मरण करना है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अच्छी स्मृति की जो पहचान है वो शीघ्र स्मरण करना है, लंबे समय तक धारण करना है और शीघ्र पुनः स्मरण करना है, यानी कि ये तीनों ही अच्छी स्मृति की पहचान है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 50वां,
कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर ये कथन के बारे में आपको बताना है किसका है, वुडवर्थ का है, वैलेंटीन का है, ड्रेवर का है या फिर मन का है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो कथन है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है, यहाँ कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वो कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो राइट आंसर होगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शैक्षिक संस्थान ही है जहां पर आप अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। आप घर पर भी कर सकते हैं, परिवार में भी कर सकते हैं, विद्यालय में भी कर सकते हैं, समाज में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको शैक्षिक संस्थान ही जाना पड़े। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है सीखने की, ये हाँ विशेषता आपको नहीं मानना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया है, पावलोव ने दिया है, जिन पियाजे ने दिया है या फिर वाइगोत्स्की ने दिया है? तो याद रखिएगा ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। और यहाँ पर एक क्यूज आपको मैं देता हूँ, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी में कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं उनके बारे में आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। वहीं पर मैं आपको बताऊँगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं, आपको बताना है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी में कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन क्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है? थार्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, गेने का है या फिर हल का है? तो याद रखिएगा यहाँ जो कथन है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन क्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेग क्या है? यहाँ पर संवेग के बारे में आपको बताना है क्या है? प्यार व स्नेह है, क्रोध व भय है, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर मैंने संवेग के बारे में काफ़ी कुछ आपको बता रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं कि संवेग, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है? काफ़ी सरल सा प्रश्न है, यहाँ पर चारों विकल्पों की ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। तत्परता का जो नियम दिया है वो थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ कथन है यह किस नियम से संबंधित है? सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम या फिर सीखने का तत्परता नियम? तो याद रखिएगा जो यहाँ कथन है ये सीखने का प्रभाव नियम से संबंधित होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। यहाँ पर आपको थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बताना है। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि या फिर चिंतन और कल्पना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चिंतन और कल्पना। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण का आधार होगा वो चिंतन और कल्पना होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बन रहा है कि अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किस पर प्रयोग करके किया था? तो याद रखिएगा ये कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो उन्हें चिंपांजी पर किया था और पावलोव ने कुत्ते पर किया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, किसने कहा? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। यहाँ कथन किसका है? बर्ट का है, टर्मन का है, एबिंगहॉस का है या फिर बोरिंग का है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन बोरिंग के द्वारा कहा गया कि बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा।
चलिए अंतिम प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या फिर मनोगतिक प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है ये? संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन अनिवार्य रूप से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 60 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।